हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने F10 असाइनमेंट पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत किए गए प्रयासों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना। हमने क्या पढ़ा है पर्यावरण अध्ययन में, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे छात्रों समाज के व्यक्तित्वों के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोदैहिक पक्षों के विकास की सफलता का ज्ञान प्राप्त करना, यानी जिसे हम ऑल राउंड डेवलपमेंट बोलते हैं, उसका ज्ञान है या नहीं, इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण में किस प्रकार का और कितना सुंदर हुआ है, इसकी यथास्थिति को आंकना, यानी पर्यावरण अध्ययन जो हमने किया है उसमें किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, इसे पूरी तरह से देखना। पाठकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किस सीमा तक हो रही है, यानी कि जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं तो उनकी जो नीड्स होती हैं वो किस तरह से पूरी हो रही हैं, उसे देखना। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करना, यानी कि जो उद्देश्य पर्यावरण अध्ययन के होते हैं उन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, इसकी भी जांच करना। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नागरिकों में सदैव देश समाज की सेवा करने की जागरूकता का आकलन करना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं को लिखें। सतत यानी लगातार, वैसा जो मूल्यांकन है जो हम लगातार करते हैं, किस तरह से करते हैं वो हम देख लेते हैं। सतत मूल्यांकन बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोयांत्रिक क्षेत्र से संबंधित शैक्षिक उद्देश्य के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। ये एकदम सिंपल हिंदी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि नहीं तो इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है, अगर वो सारी उद्देश्य पूरी नहीं हो रही हैं उसमें क्या सुधार करना चाहिए, वो सब भी देखा जाता है। सतत मूल्यांकन ही एक ऐसी मूल्यांकन विधि है जिसके द्वारा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के उद्देश्यों का ही परीक्षण नहीं अपितु व्यवहार परिवर्तन, रुचियों, मनोवृत्तियों, सौंदर्य प्रियता, स्वास्थ्य व्यक्तित्व एवं सामाजिक भावनाओं आदि का मूल्यांकन किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे कितना जानते हैं, कितना पढ़ रहे हैं, उसके अलावा उनका बिहेवियर क्या है, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये सारी चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। पर्यवेक्षण, प्रश्नावली, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपलब्धियों, सामाजिक कार्यक्रम आदि साधनों से पठन पाठन के अलावा बाल विकास की अन्य बातों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। सतत मूल्यांकन का आधार व्यापक रहता है तथा इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। बालक का संचयी अभिलेख व प्रगति पत्रक सतत मूल्यांकन में सहायक सिद्ध होता है। अब इसके बाद आप आगे की चीज़ें यहाँ से नोट डाउन कर लें, जैसा कि यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन योजना मूल्यांकन के लक्ष्य को गैर शैक्षणिक क्षेत्रों पर भी पर्याप्त जोर देते हुए इस कमी को दूर कर अच्छा बनाना है। अतः एक छात्र की अभिवृद्धि के सभी पहलुओं का विकास उसके अधिकतम सामर्थ्य तक करने में योगदान प्रदान करना है। यहाँ से आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था, आप इसकी विशेषताएं यहाँ से नोट डाउन कर लें। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, थर्ड। उसके बाद है फोर्थ का फर्स्ट नंबर पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र में उपयुक्त होने वाली शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, यानी अगर हमें पर्यावरण अध्ययन करना है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेंगी। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि की विशेषताओं का विवेचना करना है। इसमें हमें प्रोजेक्ट विधि की जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं वो बतानी है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र में प्रयोग में आने वाली निम्नलिखित शिक्षण विधियां हैं। सबसे पहला ही है प्रोजेक्ट विधि, फिर है खोज विधि, प्रयोग विधि, व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि और सर्वेक्षण विधि। आप यहाँ से ये सारी विधियाँ नोट डाउन कर लें। आप स्क्रीनशॉट लेके इजीली लिख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आप यहाँ से एक एक करके नोट डाउन कर ले, मैं एक दो डिस्कस कर देती हूँ। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्र अर्थपूर्ण कार्य में पूर्णतः संलग्न रहते हैं, यानी कि अगर वो किसी तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पहली बात वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, कंसेप्ट यूज़ करते हैं, इससे उनका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी तरह से होता है। छात्र प्राकृतिक वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त करते हैं। अब बाकी चीज़ें नोट डाउन कर लें। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 4th नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें पूछा जा रहा है पर्यावरण शिक्षा में फील्ड ट्रिप, जो बच्चे घूमने के लिए जाते हैं कहीं पे और सीखते हैं उस जगह को देख करके, उसकी महत्वपूर्ण उपकरण क्यों माना जाता है, उसे एक महत्वपूर्ण उपकरण की तरह क्यों माना गया है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। पर्यटन या भ्रमण विधि जिसे कि बोला जाता है के संबंध में शिक्षण शास्त्रियों ने अपने विचार निम्न प्रकार से व्यक्त किए हैं। जेम्स फेयर ग्रीव के शब्दों में, भ्रमण के दौरान वस्तुओं के सही निरीक्षण पर ही विज्ञान का वास्तव ज्ञान आधारित है। जब तक कोई बच्चा किसी चीज़ को दिखेगा नहीं, वो सीखेगा कैसे। एडवर्ड आल्सन के अनुसार बालक के चरित्र निर्माण के साथ पर्यटन की प्रवृत्ति का भी घनिष्ठ संबंध होता है। विशेषकर प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के साथ मिलकर सहानुभूति, सहयोग और आदर्श नागरिकता के विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। स्ट्रक के शब्दों में, शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की चार दीवारी से बाहर निकलकर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुनियोजित भ्रमण है। इसके बाद बाकी की चीज़ें, यहाँ पे हल्का हिल गया है पेज, आप यहाँ से उसके बाद से नोट डाउन कर लें 4th नंबर से। यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्टोलॉजी के अनुसार, यहाँ पे है पुस्तकों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान की क्षेत्रीय कार्य या भ्रमण द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का अधिक महत्व है। यहाँ होगा तुलना में, होगा ज्ञान की तुलना में ओके। इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि हम जो चीज़ें बुक से सीखते हैं उससे ज़्यादा हम जो चीज़ें देख के सीखते हैं, समझ के सीखते हैं, अपने सामने सब कुछ होते हुए देखते हैं पर्यावरण में, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू जो हम बुक से पढ़ते हैं। रूसो का है यहाँ पे लिखा हुआ है, रूसो के शब्दों में, पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा प्रकृति का प्राकृतिक निरीक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह कहीं अधिक उत्तम श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से सारी क्लियर चीज़ें हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 5th नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। हम जब भी किसी बच्चे को पर्यावरण अध्ययन करा रहे तो उसमें एक शिक्षक का क्या इम्पोर्टेंस होता है, वो सारी चीज़ें। पॉइंट नंबर 1, 2 लाइन से सारी पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर लें। मैं इसका सार बता देती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस मेन होता है शिक्षक का। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा के कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में जन जागरण लाने, उनसे उत्पन्न मानवीय संकटों को समझने में हमारे शिक्षकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित किन बातों की सिफारिश की गई है, संक्षेप में लिखें। यहाँ से आप डायरेक्टली नोट डाउन कर ले, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि हम NCF 2005 पे एक न्यू वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा पॉइंट्स उसमें डिस्कस होगा, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर ले। अब है
इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैं इस असाइनमेंट को 2 ही पार्ट में कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि आगे और 4 असाइनमेंट डिस्कस करना बाकी है, तो जल्द से जल्द सारी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी ताकि 4 तारीख से पहले, क्योंकि 4 तारीख से रोल नंबर 1 to 50 का सबमिट होने वाला है असाइनमेंट, तो उससे पहले आप बना सके। टिप्पणी लिखनी है हमें। सबसे पहला है बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008। सेकेंड नंबर पे एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रयोगशाला विधि। यहीं पे हमारा असाइनमेंट खत्म होता है।